साथियों, जैसा आप सबको पता है, मैं और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर पूर्णतः प्रयासरत हैं भारत में इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए। हम समय समय पर कुछ आपके उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए, आपकी शंका समाधान के लिए कुछ वीडियो डालते रहते हैं। आज का वीडियो है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। एक सराधन, समाधान, समझौता या सुलह अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेवारियां। यह एक बड़ा प्रमुख पद है। बात करते हैं व्हाट इज कंसिलिएशन। सराधन है क्या? यह समझौता नहीं है, यह सुलह की एक प्रक्रिया है। कंसिलिएशन इज द practice by which the service of a neutral party are used in a dispute as a mean of helping the disputing parties to reduce the extent of their differences and to arrive at an amicable settlement of agreed solution. एक सराधन की प्रक्रिया, एक सुलह की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक न्यूट्रल, एक बिना किसी लगाव के, बिना किसी अपने किसी लालच के, बिना किसी अन्य और किसी कारण के, एक स्वाभाविक रूप से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। वह जो डिस्प्यूट की पार्टियां हैं, जो विवाद के दोनों प्रमुख पार्टीज हैं, उनके बीच के गैप को कम करने के लिए, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको सुलझाने के लिए, और एक ऐसे जिस पर दोनों पार्टियां सहमत हों, उस सेटलमेंट तक आने की प्रक्रिया का नाम ही, लाने की प्रक्रिया का नाम ही कंसिलिएशन प्रोसेस है। और यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, उसमें यह प्रक्रिया दी गई है। उसमें या तो कंसिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का प्रावधान डाला गया है। अतः उद्योगों में किसी तरह की अशांति ना हो, वहां एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बना रहे, प्रबंधन कर्मकारों की उचित मांगों का सदैव निर्वहन करते रहें, उनका समझौता कर, उनकी बातों को समझकर समय से सुलझाते रहें और दोनों के बीच एक स्वस्थ कार्य का वातावरण बना रहे। यह उस प्रक्रिया की एक तहत बनाया गया पद है। कंसिलिएशन ऑफिसर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रक्रिया के तहत एक अपॉइंटेड अधिकारी है। वह कोई अलग से नहीं आता, यह राज्य सरकार का या भारत सरकार का एक पद है। यह श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक या श्रम अधिकारी भी हो सकता है, या उससे ऊपर के अधिकारी भी हो सकते हैं। इसका अपॉइंटमेंट भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट कर अपॉइंटमेंट के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। नंबर 3, these officers are charged with the duty of the mediating। ये दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं, सुलझाने का, समझौता करने का, सराधन कराने का कार्य करते हैं, और एक अच्छे औद्योगिक संबंधों की पहल को प्रमोट करते हैं, उनको और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह हमारे भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पूर्णतः एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अपॉइंटेड अधिकारी है। अब हु इज ए कंसिलिएशन ऑफिसर? एक सराधन अधिकारी, एक सुलह अधिकारी कौन है? एक समझौता अधिकारी कौन है? एक कंसिलिएशन ऑफिसर इज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह उद्योगों में आए हुए विवादों को सुलझाने के लिए, सुलह कराने के लिए, सराधन करने के लिए, समझौता कराने के लिए एक
या तो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उचित अधिकारी है। नंबर 2, he is a mediator and his duty or her duty is to mediate and promote the settlement of industrial dispute। उसका काम यह है कि वह दोनों के बीच बिना किसी निर्विवाद किसी कारण के एक मीडिएटर की प्रोसेस को अपनाए और उनके बीच मीडिएटर बनकर के एक अच्छे कार्य संस्कृति का, अच्छे समझौते की पहल कर और इस औद्योगिक विवादों में समझौता कराकर वहां एक स्वच्छ कार्य वातावरण तैयार करना है। नंबर 3, ड्यूटी ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉट जुडिशियल। यहां यह भी जानने की आवश्यकता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर का जो कर्तव्य है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वह जुडिशियल नहीं है। उसे क्वेसी जुडिशियल कहा जाता है, बाद में वो जुडिशियल बनती जाती है। प्रोसेस जुडिशियल है लेकिन पद वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। नंबर 4, he is not having any power to impose any order to the parties concerned। इस भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उसे कोई ऐसी पावर नहीं दी गई है कि वह दोनों पार्टियों में से या किसी एक पार्टी के ऊपर उसको अपने कराए हुए समझौते को या सुलह को पालन करा सके। ये एक बड़ी खामी रह गई है। वो एक अलग बात है, उसको कभी मौका मिलेगा तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए फिर से ठीक से सुलझा करके आपको बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ी खामी है और इसको ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 5 पर आता है, ए कंसिलिएशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक एरिया। यह किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष एरिया के लिए अपॉइंट किया जा सकता है या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के लिए नियत किया जा सकता है। और यह या जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उसके द्वारा एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक लिमिटेड एरिया के लिए नियुक्त किया जा सकता है, या जब कभी जरूरत पड़े तो राज्य सरकारों या केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट द्वारा इसको नोटिफाई किया जा सकता है। तो यह पूर्णतः शासकीय कृत्य है। अब बात करते हैं कि कंसिलिएशन ऑफिसर कैसे काम करता है। कंसिलिएशन ऑफिसर जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स करता है तो एक तरफ एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और दूसरी साइड वर्कमैन्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वह सभी से उस सुलह में, उस सराधन प्रक्रिया में उनके सुझाव मांगता है, उनकी राय को सुनता है, उनके पॉइंट को नोट करता है और कुछ अपनी तरफ से जो कानून के तहत विधिक प्रक्रियाएं हैं उनको बताने कर उस विवाद को सुलझाने का काम करता है। अतः यह प्रक्रिया पूर्णतः एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। अब उसकी पावर्स क्या है, उसको शक्तियां क्या दी गई हैं। हमारे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 में इनका विस्तृत लिखित में विश्लेषण किया गया है। सबसे पहली है, कंसिलिएशन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ enquiring into the existing apprehended industrial dispute is empowered। जब किसी उद्योग में, यहां औद्योगिक विवाद होना आवश्यक है, वह विवाद किनके बीच है वो अलग बात है। जब कभी विवाद होता है तो वह दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बीच उसको इंक्वायरी करना, उसको सुलझाने का, उसको सुलह कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का इसको पावर्स दी हुई हैं। आफ्टर गिविंग द नोटिस टू एंटर द प्रेमाइसेस ऑक्युपाइड बाय द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, और यह उसकी इंक्वायरी के लिए नोटिस देकर किसी भी औद्योगिक संस्थान में प्रवेश कर सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई इंडस्ट्री ओनर या कोई इंडस्ट्री उसको रोकती है तो यह सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा भी लगा सकता है। नंबर 2, इसको जो पावर्स हैं
Conciliation officer is also empowered to call and inspect the document which may consider relevant to the dispute. समाधान अधिकारी या सुलह अधिकारी वह भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा फुल्ली एम्पावर्ड है कि वह उन दस्तावेजों को अपने यहाँ मंगाकर देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, जो किसी भी डिस्प्यूट की समाप्ति के लिए या उसकी सुलह के लिए आवश्यक है। नंबर 3, कंसिलिएशन ऑफिसर एंजॉय द सेम पावर्स एज आर अवेलेबल इन सिविल कोर्ट्स। जब वह कंसिलिएशन के पद पर होता है तो वह उसको सारी पावर्स वो मिल जाती हैं, सारी शक्तियां उसमें वो निहित हो जाती हैं जो सिविल कोर्ट के तहत एक जज को होती हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपेलिंग द पार्टीज, वो दोनों पार्टियों को कंपेल कर सकता है टू अपीयर एंड प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। वह उस समाधान या सुलह की प्रक्रिया में आने के लिए नोटिस देकर उनको बुला सकता है और उन दस्तावेजों को मंगा सकता है। उसके लिए वह पूर्णतः विधिक तरीके से नियुक्त किया गया अधिकारी है, यह उसकी पावर्स है। नंबर 4, ए कंसिलिएशन ऑफिसर आर ए पब्लिक सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आईपीसी की जो धारा 21 है उसके तहत एक कंसिलिएशन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, वो विवाद से संबंधित किन्हीं भी स्थानों को कभी जाकर नोटिस देकर देख सकता है, समझ सकता है। अब बात करते हैं कि ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। वह पूरी तरह से लिखित रूप में स्पष्ट किए गए हैं सेक्शन 12 जो भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। उनमें क्या है? नंबर 1, where any industrial dispute exists or is apprehended, the conciliation officer may, or where the dispute relates to the public utility services and notice under section 22 has given, shall hold the conciliation proceedings in the prescribed manner. पहली ड्यूटी है कि जहां पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जिससे पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो सकता है, वह सेक्शन 22 के तहत, धारा 22 के तहत नोटिस देकर उसको कंसिलिएशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। यह उसका कर्तव्य है क्योंकि वहां किसी तरह की कोई अशांति ना हो, यह उसका प्रथम कर्तव्य है। नंबर 2, कंसिलिएशन ऑफिसर शैल फॉर द पर्पज ऑफ bringing about the settlement for the dispute without delay investigate the dispute। वह किसी भी विवाद के मूल कारण को जानने के लिए कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है और उससे संबंधित जो मैटर्स हैं उनको मेरिट पर लेकर सेटल कराने की कोशिश कर सकता है और उन चीजों को टू डू ऑल सच थिंग्स एज द थिंग्स फिट, जो वह महसूस करता है कि ये आवश्यक है, उन सब कामों को वह कर सकता है और दोनों पार्टियों को बुलाकर फेयर मतलब न्यायोचित तरीके से एमिकेबली सेटल करा सकता है। यह दूसरा उसका ड्यूटी है। नंबर 3 ड्यूटी है, इफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट और एनी of the matter is dispute is arrived at the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report there to the appropriate government or an officer authorized in this behalf by the appropriate government together with the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute। तीसरा उसका कर्तव्य है कि यदि वह समझौता करा देता है तो वह समझौते की रिपोर्ट नियुक्त अधिकारी को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निश्चित समय के अंदर भेजेगा। यह उसका काम है। नंबर 4 आता है, यदि वह इफ नो सच सेटलमेंट, यदि कोई ऐसा समझौता नहीं होता है और वह अपनी पूरी प्रक्रिया में अपनाई गई ही बातों को, प्रोसीजर को, विधि को, अपने द्वारा प्रयोग गई शक्तियों को पूरी एक रिपोर्ट बनाकर फेलियर रिपोर्ट
राज्य सरकार को या केंद्रीय सरकार को जहां उसकी विधिक प्रक्रिया के तहत उसको रिपोर्ट भेजनी है, वह फेलियर रिपोर्ट भेजेगा और उसमें यह भी कारण लिखेगा कि किन कारणों से ऐसा होना संभव नहीं हो पाया। वह उसमें फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस दोनों को साफ साफ लिखेगा कि उसकी ओपिनियन में क्या हो सकता था और जो नहीं हो पाया वह भी वह लिखेगा। नंबर 5, if on considering of the report referred to the subsection 4, the appropriate government is satisfied, there is case of reference to the board। यदि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित करती है कि यदि वह मैटर सही है, वह विषय सही है, तो वह लेबर कोर्ट, लेबर ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल को मार्क कर सकती है। इट मे मेक सच रेफरेंस, वह रेफरेंस बना करके भेज सकती है, वहां वह प्रक्रिया विधिक रूप में चलेगी और फिर उसका जो भी निर्णय होगा वह दोनों पक्षों को मान्य होगा। वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डज नॉट मेक सच रेफरेंस, इट शैल बी रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेट। यदि कहीं ऐसा भी लगता है कि यह विवाद मेंटेनेबल ही नहीं है, तो वह उसकी रिपोर्ट बनाएगा कि इस विवाद को रेफरेंस में नहीं भेजा सकता, इसको यही समाप्त किया जाता है, और दोनों पार्टियों को लिखित में सूचित करेगा। नंबर 6 है, ए रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी सबमिटेड विद इन 14 डेज। ऐसा वह अपनी कंसिलेशन प्रोसेस खत्म होने के 14 दिन के अंदर कंपलसरी करेगा। द कमेंसमेंट ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स or within such shorter period as may be fixed by the appropriate government, provided that subject to the approval of the conciliation officer, the time for the submission of the report may be extended by the period which may be agreed upon in writing by the parties of the dispute। यदि कोई बड़ा डिस्प्यूट है और वो 14 दिन में नहीं खत्म हो सकता है, तो वह दोनों से एक लिखित में दस्तावेज लेकर इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा देखने में बहुत कम आता है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का। व्हेन आर कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू हैव कंक्लूडेड, उसकी 3 स्थिति होती हैं कि जब वो कंक्लूडेड, उसका उपसंहार कब मान लिया जाए, वह 3 परिस्थितियां होती है। नंबर 1 कि जब कंसिलिएशन एक सेटलमेंट में एंड हो जाए, खत्म हो जाए, दोनों के बीच समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, तो द डेट ऑन विच द सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, उस सुलह का दस्तावेज या सेटलमेंट जिस दिन साइन हो जाए, उस दिन के अंदर वह प्रोसीडिंग्स की बंद करने की प्रक्रिया निश्चित मानी जाती है। नंबर 2, यदि सुलह नहीं होती है, वेयर द कंसिलेशन एंडेड फेलियर, यदि वह दोनों के बीच सुलह नहीं हुई, असफल हो गया, तो जिस दिन फेलियर की रिपोर्ट, द डेट ऑन विच द फेलियर रिपोर्ट ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर रिसीव्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिस दिन वह अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देता है, उस दिन वह कंसिलेशन प्रोसेस एंड मानी जाती है। नंबर 3, when a reference is made to the labor court, industrial tribunal during the pendency of conciliation proceedings, जहां वह अपनी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को यह रिपोर्ट भेजकर उसकी पेंडेंसी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यदि कोई उनमें से स्वतः ही उनमें चला जाता है तो यह भी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कुछ लोग लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट में कंसिलिएशन के बीच में ही चले जाते हैं, रेफर हो जाता है, तो वह अपनी प्रक्रिया बंद कर सारे दस्तावेज को उस संबंधित न्यायालय को, चाहे वो लेबर कोर्ट हो चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, उसको भेज देता है। तो ये 3 तरीकों में यह समाप्त मानी जाती है। अब बात करते हैं whether conciliation officer can arrive at ex parte conclusion of the proceedings। बहुत बार ऐसा देखने में आता है, पूछते हैं कि एक पार्टी आती ही नहीं है, कभी एम्प्लॉयर नहीं आता है, कभी एम्प्लॉय नहीं आता है, तो जहां एक पार्टी गायब हो जाती है वहां क्या कंसिलिएशन ऑफिसर एक्स पार्टी कर सकता है? यस, हाँ,
उसको पूर्ण अधिकार है। उसके लिए इफ द पार्टी रेजिंग द डिस्प्यूट फेल्स टू टर्न अप विदाउट रीजनेबल कॉज, यदि वह बिना किसी कारण के और आ नहीं रही है, वह उसको नोटिस दे करके इसको बंद कर देगा। नंबर 2, यदि अपोजिट पार्टी फेल टू टर्न अप इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन गिवन रीजनेबल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसको बहुत सारे अवसर दिए गए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई आने के लिए, लेकिन वह जानबूझकर नहीं आ रहा है, तो भी यह बंद मानी जाती है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एडवर्स रेफरेंस, जो नहीं आ रहा है उसके एडवर्स, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध वह उस केस की प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी कर भेज देगा। तो यह एक निश्चित प्रक्रिया है। अब बात करते हैं वेदर पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फेलियर ऑफ कंसिलेशन। जब एक कंसिलेशन प्रोसेस फेल होती है तो क्या उसको बताना आवश्यक है? यस, यह उसकी ड्यूटी है। किसी भी समाधान अधिकारी की या सुलह अधिकारी की, समझौता अधिकारी की यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सेक्शन 12A जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की सेक्शन 12A है, उसके तहत दोनों पार्टीज को लिखित में उसकी सूचना भेजे। अब हम बात करते हैं कि यह एक प्रोसेस यदि इस तरह चलती है तो इसको फेलियर रिपोर्ट को वो कैसे भेजता है? यदि सेटलमेंट हो गया तो समझौता कराएगा, दोनों पार्टी बंद हो जाएंगी, और यदि नहीं होता है, समझौता फेल हो जाता है, सुलह फेल हो जाती है, समाधान की प्रक्रिया रुक जाती है, तो उसकी रिपोर्ट भेजेगा 14 दिन में। हमने पीछे बताया, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं इनको आपको पुनः दोहरा रहा हूं। नंबर 2, इफ नो सच सेटलमेंट अराइव्ड, यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो जितनी जल्दी संभव हो सकता है 14 दिन में या उससे पहले भी वह अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, प्रक्रिया को रोककर, बंद कर अपनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपनी पूरी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उसने क्या क्या स्टेप लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए, किन किन फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को उसने डिस्प्यूट पैदा हुआ, किसने पैदा किया, क्या कारण रहे, सेटलमेंट क्यों नहीं आ पाया, क्या एक्स पार्टी है या दोनों में से कोई जिद्दी है या कोई सेटलमेंट करना नहीं चाहता है, वह सब चीजें उसमें लिख करके, और अपनी राय भी, वह अपनी राय भी लिखता है कि मेरी राय में कैसे हो सकता था और क्यों नहीं हुआ, यह रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देगा। तो यह एक निश्चित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही वह काम करता है। अब मैं आपको अंत में यह बात कहना चाहता हूं कि यदि नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन एंड आफ्टर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, द गवर्नमेंट में रेफर, जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपका उद्योग किसके अंदर आता है, ये अलग अलग उद्योग की अलग अलग जुडिशरी एरियाज हैं, तो द गवर्नमेंट में रेफर द डिस्प्यूट, वह या तो लेबर कोर्ट को या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को या नेशनल ट्रिब्यूनल को भेज देगी। इन केस इट डज नॉट डू सो, यदि वह लगता है कि ऐसा नहीं करना है, वह हित नहीं है उसमें किसी का, केवल समय की बर्बादी है, तो इट शैल रिकॉर्ड, वह ये लिखेगा और दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करेगा कि यह ऐसा क्यों किया गया, किन कारणों से इस उद्योग को, इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को मेंटेनेबल नहीं माना गया। तो यह एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी समाधान अधिकारी को, सुलह अधिकारी को, समझौता अधिकारी को कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ उसके नैतिक कर्तव्य हैं जो उसको निभाने हैं, ताकि भारत में औद्योगिक अशांतियों को कम से कम किया जाए और एक अच्छा वर्क कल्चर, कार्य का वातावरण या अच्छी औद्योगिक नीतियों का पालन कर भारत को औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ाने में मदद की जाए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।